कहीं इतनी 20 लाख 10 लाख रुपए की फसल बर्बाद हो गई माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि 12 तारीख को जब रिप्लाई दें तो किसानों के लिए विशेष पैकेज घोषित करके विशेष गिरदावरी कराकर मेरे किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भरपाई करने की कोशिश करें। और बीमा कंपनी की जो शर्त है कि सामूहिक रूप से आकलन किया जाएगा, व्यक्तिगत आकलन किया जाए, क्योंकि ओलावृष्टि किसी सामूहिक रूप से जरूरी नहीं है, खेत खेत में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे किसानों को मुआवजा दें, विशेष पैकेज घोषित करें। आपके कृषि मंत्री महोदय तो है नहीं, मुख्यमंत्री महोदय भी नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि हमारे इस विषय पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और किसानों को लाभ देने का काम करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर। डूंगराम केदर हो गया आपका विषय, आप नहीं थे डूंगराम केदर है सर, आ गया तो चलो 1 मिनट बोलो मनीष, बोल दो तो दे देते हैं, आप कहते हो तो। विपक्ष के नेता का कहना मान रहा हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं तो दोबारा बुलवा रहा हूँ। संवत 2079 वर्ष 2022-23 में रबी के फसल के खराबे का बकाया जो आदान अनुदान है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में उस समय 2022-23 में शीतलहर और पाले के कारण फसल खराबा हुआ और उस फसल खराबे में विशेष रूप से जयपुर और सीकर में फसल खराबा शामिल था। मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में 17,598 किसानों को फसल खराबे के आदान अनुदान के लिए DMIS पोर्टल पर रजिस्टर किया गया, जिनमें से 3,123 किसान जिनका 1,61 लाख जो आदान अनुदान था वो अभी तक भी पेंडिंग है। मैंने इस संबंध में प्रथम सत्र में प्रश्न संख्या 2070 दिनांक 15 मार्च 24 को लगाया, जिसका 28 मई 2024 को जवाब आया कि ये भुगतान कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उसके बाद भी वो किसानों के खाते में नहीं आया। फिर मैंने वापस अतारांकित प्रश्न लगाया, उसमें भी कहा गया कि ये अभी जो आदान अनुदान है शीघ्र भुगतान करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसान अपना मेहनत करके ज़मीन का सीना चीर करके हमको अन्न पैदा करके देता है और उसके अगर उसको इस असुविधा से भुगतना पड़ता है, उसको समय पर आदान अनुदान नहीं मिल पाता, तो मैं समझता हूं कि हम किसानों का प्रदेश और अपने आप को किसान मुख्यमंत्री कहने का आज के समय की सरकार को कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैंने अभी नियम 131 के तहत ये ध्यान आकर्षित प्रस्ताव भी लगाया। इन्होंने कहा कि कोषालय में अभी वो प्रक्रियाधीन है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 3,123 किसानों का 1,61 लाख रुपए का आदान अनुदान सरकार अविलंब उनके खातों में डाले ताकि उन किसानों के साथ न्याय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। उपरोक्त विषयांगत निवेदन है कि मेरे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नगरपालिका सूरतगढ़ के आबादी क्षेत्र में हनुमानगढ़ 4 लेन बाईपास पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने बायो एनर्जी गैस प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। घनी आबादी व रेलवे ट्रैक के पास बायो एनर्जी गैस प्लांट निर्माणाधीन है। हाल ही में हुई 20 दिसंबर को जयपुर में गैस टैंकर की घटना की तरह कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका को देखते हुए विभिन्न संगठन निर्माण कार्य को लेकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बायो एनर्जी गैस प्लांट निर्माण को लेकर सूरतगढ़ की आमजन में आक्रोश है। बायो एनर्जी गैस प्लांट के निर्माण और संचालन के लिए सुरक्षा मानकों का पालन प्लांट को लगाने के लिए संबंधित विभाग, पर्यावरण विभाग, नियोजन विभाग, अग्निशमन विभाग आदि से आवश्यक अनुमतियों की जांच, संभावित दुर्घटनाओं का खतरे को देखते हुए प्लांट को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाने का निर्णय व आबादी क्षेत्र में प्लांट निर्माण को रुकवाने की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ को ज्ञापन भी दिया गया है। गैस प्लांट निर्माण को रुकवाने हेतु प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस कारण स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों द्वारा बायो एनर्जी गैस प्लांट निर्माण को रुकवाने के लिए आंदोलन किया जाना संभावित है।
जिससे शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ने के पूर्ण आसार है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन है कि स्थानीय जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नगर पालिका सूरतगढ़ के आबादी क्षेत्र में निर्माणाधीन बायो एनर्जी गैस प्लांट की जांच व निर्माण कार्य को रुकवाने का हेतु अति शीघ्र अति आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री चेतन पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में 2 तहसील है, एक पीपलदा तहसील व दूसरी दिगोद तहसील। दिगोद तहसील मुख्यालय सांगोद विधानसभा क्षेत्र में आता है। दिगोद तहसील के अधीन पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील सुल्तानपुर आती है। उप तहसील सुल्तानपुर में पंचायत समिति, नगर पालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सांख्यिकीय कार्यालय, थाना, महिला एवं बाल विकास, कृषि, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व अन्य कई कार्यालय स्थित है। उप तहसील सुल्तानपुर कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में तहसील दिगोद की जनसंख्या से कई अधिक है। वर्तमान में उप तहसील सुल्तानपुर में 5 कानूनगो सर्किल तथा 19 पटवार मंडल, 76 गांव हैं। ग्रामीण एवं कृषि पर आधारित पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण गरीब किसानों को तहसील कार्य हेतु दिगोद जाना पड़ता है। वो उप तहसील सुल्तानपुर के आखिरी गांव मोहम्मदपुरा, ग्राम पंचायत मदनपुरा की तहसील दिगोद तक 42 किलोमीटर की दूरी है। असनावर जो कि झालावाड़ में 13 पटवार मंडल, रायतल बूंदी में 12 पटवार मंडल, टोटोती अजमेर में 5 पटवार मंडल पर ही तहसील बनाई गई है, जबकि उप तहसील सुल्तानपुर में वर्तमान में 19 पटवार मंडल है। पटवार मंडल के मद्देनजर सुल्तानपुर में पूर्ण तहसील बनाने की पूर्ण अर्हता है। उप तहसील सुल्तानपुर को तहसील बनाया जाता है तो यहाँ के किसानों झूठा मामला बीजेपी वाले हम झूठा मामला। तो एक बार फिर से हंगामा जिस कदर बढ़ रहा है, इससे तो ये लगेगा कि अब जनता के मुद्दे एक बार फिर से गौन होने वाले हैं। आज के दिन कार्रवाई को देखकर तो यही लग रहा है। और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नरेश शर्मा। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। नरेश जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, वही तस्वीर अब सदन के अंदर नजर आ रही है। वॉकआउट किया गया विपक्ष की तरफ से, टीकाराम जूली की भी बहस बीजेपी विधायकों के साथ नजर आई, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, हालांकि विधायक अपने अपने क्षेत्र के रखते नजर आए, लेकिन ओवरऑल अभी तक का निचोड़ जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जो शून्यकाल में सुभाष घर के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा हुआ था और जिस तरह से यहाँ पे दलीलें दी गई थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और अब ये जो विशेषाधिकार हनन समिति है, उनके पास ये मुद्दा जाएगा, उनके पास ये पूरा मुद्दा जाएगा और वहाँ जो समिति है वो तय करेगी कि किस तरह से फैसला होना है सुभाषगढ़ के मुद्दे पे। क्योंकि देखिए, ये एक रोचक बात है कि सरकार के सहयोगी दल के सदस्य है सुभाषगढ़, और उनके खिलाफ जो सरकारी मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेके आए हैं। भरतपुर का मुद्दा है कि उन्होंने भरतपुर का एक जो मुद्दा उठाया है, आरोप है सुभाषगढ़ पे कि उन्होंने जो भरतपुर का एक मुद्दा उठाया है जिसमें तथ्य गलत है, गलत जानकारी जो है वो पेश की गई है, गलत जानकारी सदन को दी गई है, और इसके कारण से लोगों में जो है वो एक कह सकते हैं अफवाह है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे में सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए सुभाषगढ़ के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया, इस पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो गलत जानकारी दी गई थी सदन में। वहीं जो कांग्रेस के विधायक है, जो विपक्ष के रूप में है, वो सुभाषगढ़ के समर्थन में खड़े हुए और उनका कहना था कि अगर कोई विधायक इस तरह का मुद्दा उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विशेषाधिकार हनन को का मामला बनाते हुए जो है उनके एक सदस्य पे आंच आ जाए। तो ये लगातार जो मुद्दा है ये सदन में चल रहा था। और इसके बाद जब दोनों पक्षों की दलील सुनी, जब नेता प्रतिपक्ष की दलील सुनी और सत्ता पक्ष के जो मुख्य सचेतक है उनकी और विधायकों की दलील सुनी थी, उसके बाद स्पीकर ने ध्वनि मत से
जो है ये प्रस्ताव है ये विशेषाधिकार हनन समिति के ठीक है। सामने भेजने का जो है वो फैसला किया। और उसके बाद अब जो समिति जो है ये तय करेगी तथ्यों की जांच करने के बाद में ठीक है। कि वास्तव में ये जो मामला है इसको लेके क्या सुभाष गर्ग है उन पर कोई कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। उनकी तरफ से भी क्या रिएक्शन आता है वो भी देखने वाली बात होगी। नरेश जी, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे।